नमस्कार क्लास, मैं मोनू चौधरी और ज्योग्राफी की इस ऑनलाइन जर्नी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। कक्षा 12 का भूगोल पढ़ते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं भारत, लोग और अर्थव्यवस्था पुस्तक। इसका चैप्टर नंबर हमारा 5 चल रहा है और इस चैप्टर में खनिज और ऊर्जा संसाधन की बात करते हुए आज हमारा ये लास्ट लेक्चर है। ये जो हमारा पूरा चैप्टर चल रहा था और जिसका नंबर है यानी लेक्चर नंबर 9 आज हम देखने वाले हैं। हमने इस चैप्टर में ढेर सारी कई मुद्दों पर चर्चाएं की। खनिज कैसे मिलता है, ऊर्जा संसाधन कैसे मिलते हैं, लेकिन उन संसाधनों के बारे में हमें और भी बहुत कुछ जानना पड़ता है। और जो चीज़ जाननी हमें होती है वो होता है कि उन संसाधनों का हम संरक्षण कैसे करें। प्रकृति ने हमें ढेर सारे खनिज दिए हैं, प्रकृति ने हमें ढेर सारे मिनरल्स जो है वो खनन करने से हमें प्राप्त हो जाते हैं, वो हमें मिलते हैं। और उनका कैसे सदुपयोग करना है, उनका दुरुपयोग ज़्यादा नहीं करें, उनका दोहन किस प्रकार हमें करना है, उनकी मितव्ययता के साथ कैसे काम में उसे लिया जाना है, ये सब बातें जो होती है, यानी ये जो लेक्चर है ये आपको ये समझाएगा कि जितने भी खनिज हमें मिले हैं, जितने भी मिनरल्स हमें मिले हैं, उनका उपयोग सही ढंग से करना है। ऐसे फालतू तरीके से नहीं करके उनको निकालना भी वैज्ञानिक विधि से है। उनका जो देख रेख है जो वो सरकार के अंडर में होना चाहिए। ऐसी सजगता वाली जो बातें हैं इस चैप्टर के इस लास्ट लेक्चर के अंदर हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे खनिज संसाधन का संरक्षण जो है, यानी खनिज संसाधनों को कैसे सही तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है और आने वाली पीढ़ियों के लिए इसको बचा के रखा जा सकता है। इसके हम उपाय देखेंगे। इसके हम क्या देखेंगे? उपाय। दूसरा, खनिज बुनियादी प्रकार, यानी खनिजों के प्रकार हमने देखे हैं कि गैर परंपरागत होते हैं और परंपरागत होते हैं। ये दो प्रकार हमने देखे। उसके अलावा हमने ये भी देखा कि नवीकरणीय होते हैं और अनवीकरणीय होते हैं, ये प्रकार भी हमने देखे। लेकिन ये बुनियादी क्या है, यानी कि खनिज को छूने से, अब खनिज का पता कैसे चलता है कि कोई चीज खनिज है या नहीं है? या तो वो ठोस होगा, या वो द्रव होगा, या उसके रंग से पता किया जाएगा, या उसके अंदर कौन सी गैस है, इससे खनिज का पता लगाया जाएगा। तो जो खनिज हमें मिला है उसके अंदर बुनियादी रूप भी पाए जाते हैं। कोई किसी प्रकार का होता है, कोई पक्के रूप में होता है। तो वो जो बुनियादी प्रकार है, छोटी सी बात है, उसको भी हम देखेंगे। फिर खनिजों का महत्व क्या है? मैं तो कहता हूं बिना खनिजों के जिंदगी नहीं है। मतलब सारी हमारी जिंदगी खनिजों से जुड़ी हुई है। जैसे रोटी कपड़ा मकान होता है ना, तो मकान जो है वो खनिज ही है अपने आप में, क्योंकि उसमें पत्थर जो होती है, सेलें जो होती है, चट्टानें जो होती है, लोहे का इस्तेमाल होता है, ढेर सारी चीजें का इस्तेमाल होता है। तो खनिजों का बहुत महत्व है। लाइफो पार्ट बन चुका है खनिज, है ना। तो इसकी मितव्ययता के साथ इसका दोहन करना चाहिए, अधिक इसका नहीं करना चाहिए। तो यही कुछ बातें हम पढ़ने वाले। तो शुरू करते हैं इस मजेदार लेक्चर को। खनिज संसाधन संरक्षण के उपाय। इससे पहले हमें यह ध्यान रखना है कि खनिज संसाधन जो है उसका संरक्षण का मतलब है उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेना। संरक्षण का मतलब उसकी सिक्योरिटी का पूरा चार्ज लेना कि इसका संरक्षण हम कैसे करेंगे। वो होते हैं संरक्षण के उपाय। खनिज संसाधन और खदानों का संरक्षण उसी प्रकार आवश्यक है जिस प्रकार पर्यावरण संरक्षण जरूरी है। इसके लिए निम्न प्रावधान किए जाने चाहिए। यह कह रहा है कि जिस प्रकार हम पर्यावरण का सोच रहे हैं, किसका सोच रहे हैं? हमारे चारों ओर का आवरण क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है। जिस प्रकार हम पर्यावरण की सुरक्षा करते हैं, जिस प्रकार हम पर्यावरण की रक्षा करते हैं, ठीक उसी प्रकार से आपको खनिजों का भी संरक्षण करना चाहिए। जिस प्रकार आप पर्यावरण का क्या कर रहे हो? संरक्षण कर रहे हो। क्या कर रहे हो भाई साहब? संरक्षण कर रहे हो। ठीक उसी प्रकार से आपको खनिजों का भी क्या करना है? संरक्षण करना है। इसलिए ये 8-10 पॉइंट जो हम देखने वाले हैं कि उसका संरक्षण कैसे किया जाए। सबसे पहली बात, खनिज संपदा का नियंत्रित उपयोग किया जाना चाहिए, यानी सब कुछ नियंत्रित होना चाहिए। जैसे मान लो किसी को पता चला कि राजस्थान का एक डेगाना क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? राजस्थान का एक डेगाना क्षेत्र है और यहाँ पे टंगस्टन खनिज मिल गया। क्या खनिज मिला यहाँ पे? टंगस्टन। क्या मिला यहाँ पे? टंगस्टन खनिज। ये मान लिया जाए कोई मकराना क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? मकराना, जिससे ताजमहल बना है,
वो पत्थर यहां से निकला जिस पत्थर का नाम है संगमरमर। क्या नाम है इस पत्थर का? संगमरमर। ये पत्थर यहां से निकल गया। अब किसी को पता चला कि किसी स्थान से कुछ निकल रहा है, किसी से कुछ निकल रहा है, और लोग आए और इस पूरे क्षेत्र को खोद के रख दिया, इसको भी पूरा खोद के रख दिया, और जितना भी टंगस्टन और संगमरमर था है खत्म हुआ नहीं है। माना कि यह खत्म हो जाता है तो आने वाली पीढ़ियों को क्या ये मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। इसलिए जैसे ही खनिज संपदा का हमें पता चले, हमें नियंत्रित उपयोग करना चाहिए। जितनी आवश्यकता हो उससे कम उपयोग करना चाहिए, उससे ज्यादा कभी नहीं। यानी खनिज जो हमें मिले हैं उनका उपयोग हमें इस प्रकार से करना है। खनिजों का जो उपयोग है, उनका जो दोहन है, उनका क्या है? दोहन। दोहन का मतलब क्या है? यहाँ पे दोहन का मतलब होता है प्रयोग। दोहन का मतलब क्या होता है? प्रयोग। खनिजों का जो दोहन है यानी प्रयोग जो है मितव्ययता से, यानी कम खर्च। मितव्ययता, मितव्ययता का मतलब क्या है? कम खर्च। क्या मतलब है इसका? कम खर्च करें, यानी जितना खर्च करना चाहिए उतना ना करें। तो खनिजों का दोहन जो है वो मितव्ययता से होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तभी खनिज क्या होंगे? नियंत्रित हो पाएंगे। क्या हो पाएंगे? नियंत्रित। दूसरी क्या बात है? खनिजों को बर्बाद होने से बचाया जाए। यानी कि कई खनिज ऐसे हैं बाहर निकाल दिए, बस पटक दिए, दोबारा उनकी तरफ देखा ही ना गया, दूसरे खनिज निकालने लग गए। भाई ये होता है ना, किसके बाप का जा रहा है, ऐसा सोच लेते हैं कि पड़ा है तो पड़ा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, जाने दो बाढ़ में। तो इस प्रकार से जो होता है ये सोच होती है देहाती प्रकार की सोच, जो आने वाली पीढ़ी के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते। और जो लैंग्वेज में बोल रहा हूं उसी तरह बोला जाता है कि जाने दो इसको भाड़ में, इस प्रकार से पड़ा रहने दो इसको, अपना क्या जा रहा है। दूसरा खनिज निकाल लेते हैं, तुरंत का खनिज निकाल देते हैं, उसको बाहर देशों को हम निर्यात कर देते हैं, खूब पैसा कमा लेते हैं। आने वाली पीढ़ियों के बारे में एक पल के लिए भी नहीं सोचा जाता, नियंत्रित रूप नहीं देखा जाता है और खनिजों को बर्बाद किया जाता है। दोहन और मितव्ययता की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है। ये खनिजों के बर्बादी का सबसे बड़ा कारण है। इसलिए आने वाली पीढ़ियों को मद्देनजर रखते हुए खनिजों का उतना ही उपयोग करें जितनी हमको जरूरत है, तो खनिज नियंत्रित भी होंगे और बर्बाद भी नहीं होंगे। इसलिए खनिजों के संरक्षण के बारे में पर्यावरण संरक्षण की तरह ही हमें उपाय करने चाहिए। इसके लिए जैसे पर्यावरण के लिए जेनेवा में 1992 में जिस प्रकार से बड़े लेवल की मीटिंगें होती है, उस प्रकार से खनिजों की मीटिंग भी होनी चाहिए। आपने कभी सुना कि जितना पर्यावरण के लिए चेतना जगाई जाती है, जितने पेड़ पौधों के लिए चेतना जगाई जाती है, क्या कभी भी किसी माइक वाले ने ये माइक लेके गांव के अंदर सरकार की तरफ से जन चेतना फैलाई गई कि खनिज जो है उनका उपयोग भी हमें वैसे ही करना है? कभी किसी को कहते हुए सुना कि प्राकृतिक गैस बचाओ, पेट्रोल बचाओ? ऐसे सुना? लोग खुद ही बचा लेते हैं। क्यों? क्योंकि महंगा कर दिया, और महंगा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? और महंगा। सर आप ऐसे कैसे बोल रहे हो? वैसे ही गैस जो है, प्राकृतिक गैस जो है, ब्यूटेन प्रोपेन जो हमारे सिलेंडर में होती है, वो आसमान को छू रही है। प्राकृतिक गैस के बाद खनिज तेल जो है वो आसमान को छू रहा है। पेट्रोल है, केरोसिन है, केरोसिन का मतलब मिट्टी का तेल उसको कहते हैं, डीजल है, डामर जानते हो जिससे सड़क बनती है, वो भी खनिज तेल के साथ ही। खनिज तेल का एक पार्ट है जो अलग हुआ कचरा है, डामर जिसे आप लोग कहते हैं, है ना। तो ये चीजें जो है खनिज है, इनका उपयोग उतना ही करें जितनी जरूरत हो। दोनों पॉइंट आप समझ गए। आगे देखिए, कोयला। आगे क्या देखना है? कोयला, पेट्रोल आदि खनिज ईंधनों का प्रयोग कम किया जाए और इनके स्थानापन्न ईंधनों की खोज की जाए, जैसे विद्युत, सौर ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा। आगे अपनी वाली बात पीछे वाले लेक्चर में हमने देखा, सौर ऊर्जा और नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय जो ऊर्जा होती है ये बहुत ज्यादा काम आती है, लेकिन ये भी इतनी ज्यादा लंबी चलने वाली नहीं है। नाभिकीय ऊर्जा में हम दो चीजों को देखते हैं, मतलब ये जो टॉपिक ये कह रहा है कि तुम कोयले का प्रयोग करते हो, पेट्रोल का प्रयोग करते हो, ये तो निश्चित ही खत्म होगा। तो आप पहले उसका उपयोग कर लो जो आपने बनाया है, यानी मानव ने बनाया है। ये तो किसने बनाया है? ये जो हम देख रहे हैं ये तो प्राकृतिक खनिज है। कैसे है? प्राकृतिक खनिज। लेकिन यहां मानव जो है ये जो चीजें बना रहा है, सौर ऊर्जा, ये मानव खुद को ऐड कर रहा है इसमें, तो कुछ ना कुछ रूप से ये कृत्रिम हो जाती है। क्या हो जाती है? कृत्रिम रूप ये दिखाई देता है। तो नाभिकीय ऊर्जा में दो चीजें देखी थी हमने, एक तो यूरेनियम का प्रयोग किया जा रहा था, यूरेनियम, एक इसके अंदर थोरियम का प्रयोग किया जा रहा था।
ये परमाणु ऊर्जा थी अपने आप में, यानी नाभिकीय ऊर्जा को हम क्या कह सकते हैं, परमाणु ऊर्जा कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, परमाणु ऊर्जा। अब नाभिकीय ऊर्जा या परमाणु ऊर्जा जो यूरेनियम, थोरियम और इल्यूमिनाइट के माध्यम से बनाई जाती है, तो आप उसका प्रयोग करो। आप सौर ऊर्जा जो सूर्य की किरणों से फोटोवोल्टाइक के माध्यम से, वाइटिक के माध्यम से रूपांतरित होकर बिजली उत्पादित कर देती है, जो सूर्य किरणें कभी खत्म होगी क्या, नहीं होगी, तो आप उसका प्रयोग करो। ओजोन परत में रात दिन छेद करते आए हैं हम, यानी जब हम एटमॉस्फेयर पढ़ते हैं, वायुमंडल, तो जो सौरमंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, ओजोन मंडल और बहिर्मंडल की तरफ हम जाते हैं, तो ओजोन मंडल जहां आता है तो वहां एक लेयर बनी हुई है और उस लेयर में आजकल छेद हो रहे हैं। तो वो लहर क्या करती है, ओजोन मंडल की ओजोन परत लेयर होती है। ओजोन मंडल की क्या होती है, ओजोन परत जो है वो होती है। अब ओजोन परत जो है वो सूर्य की किरणों को, जो हानिकारक पैरा बैंगनी किरणें होती है, उनको धरती पर आने से रोकती है। यानी अभी जो सूर्य की किरण होती है उसको आने से पूरी तरह से कौन रोक देती है, ओजोन परत। और जो सूर्य की किरण जो होती है उसका 18 लाखवां हिस्सा हमारी धरती पर पहुंचता है। आप सोचो 18 लाखवां हिस्सा एक किरण का, एक जो किरण होती है सूर्य की, आप सोचिए कि पूरी एक किरण जो है पूरी एक हम के ऊपर आ जाए तो हम जल के भूंगड़े, जानते हो, चने सेके हुए, वो हो जाएंगे, होंगे क्या नहीं होंगे। तो वो पैरा बैंगनी किरणों को कौन रोक लेती है, ओजोन परत। लेकिन आजकल उसमें छेद हो रहे हैं, क्यों, क्योंकि हम घर में जो ऐसी चलाते हैं उसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस निकलती है, वो गैस उससे जाकर टकराती है, उससे वो छेद हो जाते हैं। तो ये मानवीकृत चीजें नुकसान तो कर रही है, लेकिन सौर ऊर्जा को महत्व दो। अगर उसमें छेद कर रहे हो तो सौर ऊर्जा तो ज्यादा बनेगी, सूर्य की गर्मी पड़ेगी तो 18 लाख अरबों ऐसा ही आ रहा है, अभी चिंता नहीं करना है। तो उसे बिजली बना लो जितना आ रहा है, तो सौर ऊर्जा को महत्व दे दो और नाभिकीय ऊर्जा को आप महत्व दे दो। जो कोयला है अगर उसी का प्रयोग करोगे, पेट्रोल है उसी का प्रयोग करोगे, तो ये तो अनवीकरणीय है। अनवीकरणीय मतलब दोबारा खत्म हो जाएंगे, दोबारा काम में नहीं लिया जा सकता। और ये तो परंपरागत है, जो चले आ रहे थे एक दिन खत्म हो जाएंगे, तो इनका प्रयोग कम करो। जैसे अब कोयला है, कोयले का एंथ्रासाइट रूप अगर हम देखते हैं तो वो तो जम्मू कश्मीर के सिर्फ रियांसी जिले में ही है। ज्यादा प्रयोग करोगे तो खत्म है ना, आतंकवाद हमसे खत्म नहीं हुआ, कोयला हम खत्म कर देंगे। पेट्रोल जो है, आतंकवाद मोस्टली खत्म हो चुका है ना। आजकल टेररिज्म घटना इतनी नहीं होती है इंडिया में, और ना होनी चाहिए, दुआ करो, ठीक है ना। तो कोयला और पेट्रोल जो है उसकी बजाय संरक्षण क्या कह रहा है कि आपको खनिजों का उपयोग मितव्ययता से दोहन करते हुए, कम खनिजों का उपयोग करते हुए, उन्हें बर्बाद ना करते हुए, उनका नियंत्रित उपयोग करते हुए, आप सबसे पहले उनका उपयोग करो जो मानव ने बनाए। सबसे पहले उनका उपयोग मत करो जो परंपरागत चले आ रहे हैं। इसका मतलब आपको कोयला और पेट्रोल को थोड़े दिन के लिए साइड में रख दो, आप सौर ऊर्जा का प्रयोग करो। यानी इलेक्ट्रिक स्कूटी ले लो। क्या ले लो, इलेक्ट्रिक स्कूटी ले लो, ताकि पेट्रोल जो है आने वाली पीढ़ियों के लिए हम बचा के रखें। कोयला क्या है, कार्बन है। कोयले में क्या है, जलन है। कोयला क्या पैदा करता है, ऊर्जा पैदा करता है। कोयला संसाधन है, पेट्रोल भी संसाधन है। लोहा खनिज है, तांबा खनिज है, बॉक्साइड खनिज है, चांदी सीसा जस्ता खनिज है, यूरेनियम, थोरियम, नाभिकीय, सौर ऊर्जा, जवारी ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, ऊर्जा संसाधन है। पीछे ऊर्जा लगा हुआ है। तो ये पूरा चैप्टर बड़ा गोलमोल सा था, है ना। और जो बच्चे सुन पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं वो बताइए कि ये चैप्टर कैसा था, या फिर पहले आपको कैसा लग रहा था और पढ़ने के बाद कैसा लग रहा है, ये पक्का बताना है कमेंट बॉक्स में। तो ये चीज समझ गए आप। अब क्या देख रहे हैं हम, खनिजों के उपयोग के बाद स्क्रैप को व्यर्थ ना फेंक कर उसका बार बार प्रयोग करें। यानी खनिजों का स्क्रैप जो है उसको व्यर्थ ही फेंक देते हैं। सड़कों में काम में ले लो उस कचरे को, डामर की सड़कें जो है भारत में जगह जगह बना दो, उस कचरे का भी प्रयोग करो। पांचवा पॉइंट कह रहा है, खनन कार्य में वैज्ञानिक विधि अपनाई जाए। खनन कार्य पूर्व नियोजित और उन्नत तकनीकी द्वारा किया जाए। यानी जो खनन कार्य होता है, देखो हमने चीजें पढ़ी है, एक तो होता है उत्खनन, एक क्या होता है, उत्खनन। उत्खनन में क्या होता है, किसी भी चीज को ऊपरी से ऊपर से खोदा जा रहा है, ऊपर से, ठीक है ना। जबकि खनन में क्या होता है, किसी चीज को गहराई से खोदा जाता है। क्या किया जाता है, जब किसी चीज को गहराई से, एक तो किसी चीज को गहराई से खोदा जाता है तब वो क्या कहलाती है, खनन कहलाती है। जब किसी चीज को ऊपर से खोद लिया जाता है तो वो उत्खनन कहलाती है। जो कच्चा खनिज मिलता है उसको हम अयस्क कहते हैं। जब वो पक्का बन जाता है तो वो शुद्ध खनिज होता है। कोई खादान बिल्कुल खुली टाइप है,
यानी कि ओपन दिखाई दे रही है और ज्यादा गहराई में नहीं है, तो वो खुली खदान है, खुली माइंस है। कोई खदान यानी खान जो होती है, माइंस जो होती है वो ज्यादा गहरी है तो वो बंद खदान है। ये चीजें हमने लेक्चर इस चैप्टर का पहला जब पढ़ा था, जब डिस्कस की थी, तो ये चीज यहाँ पे है कि जो खनन आप कर रहे हैं उस खनन के कार्य में वैज्ञानिक विधि से उसको करें ताकि खनिजों का ज्यादा नुकसान ना हो और सही व्यवस्थित तरीके से खनिजों का कार्य हम कर सके। खनन कार्य पूर्व नियोजित होना चाहिए, यानी पहले से आप प्लानिंग करो कि हमें इतना खनिज चाहिए, इस जगह से हम निकालेंगे, जितना शुद्ध मिल रहा है उसको और ज्यादा शुद्ध तरीके से और शुद्ध बनाने का हम प्रयास करेंगे। यानी नियोजित, यानी आपकी एक पूर्व नियोजित प्लानिंग होनी चाहिए, बिना प्लानिंग के नहीं। आपका एक लक्ष्य होना चाहिए, एक मोटो होना चाहिए कि मुझे इतना खनिज चाहिए, उतना ही निकालिए। लेकिन इतने सजग लोग कहाँ हैं जो आने वाली पीढ़ियों को सोचकर, आने वाली पीढ़ियों के बारे में सोचकर खनिज को छोड़ आएंगे? नहीं छोड़ते हैं ना। आगे देखिए, उन्नत तकनीकी द्वारा किया जाना चाहिए, यानी जो टेक्नोलॉजी है, वो जो मशीन है वो अच्छी होनी चाहिए। पता चला कि आप खनिज निकाल रहे हैं, आपको खनिज तेल निकालना है, क्या निकालना है, लेकिन ये आपको पता है, जिसने पूरा लेक्चर पढ़ा है, पूरा टॉपिक, पूरा चैप्टर पढ़ा है, उसको पता है कि खनिज तेल निकालने से पहले ऊपर प्राकृतिक गैस आती है और प्राकृतिक गैस को यूं ही उड़ा दिया क्योंकि हमारे पास अच्छी मशीनें नहीं थी जो प्राकृतिक गैस को रिजर्व कर सके, प्राकृतिक गैस को सही तरीके से मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन जो है उसको व्यवस्थित कर सके। क्योंकि प्राकृतिक गैसों में 95% मीथेन होती है जो बड़ी विषैली और खतरनाक गैस होती है। हमने व्यवस्थित नहीं किया, वो निकल गई क्योंकि हमें चाहिए था खनिज तेल। हम अंदर गए और खनिज तेल को निकाल लाए क्योंकि हमारी जो नियोजित प्लानिंग नहीं थी और ना कोई अच्छी मशीन हमारे पास थी। क्या ये गलत हुआ या सही हुआ? ये गलत हुआ। जब भी खनिज को निकाला जाए एक पूर्व नियोजित प्लानिंग होनी चाहिए और उन्नत तकनीकी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? अच्छी क्वालिटी की तकनीकी होनी चाहिए, यानी उन्नत, हमारे पास बेहतरीन क्वालिटी की जो है हमारे पास तकनीकी होनी चाहिए। तभी खनिज क्या हो पाएंगे? बाहर निकल पाएंगे और एक व्यवस्थित रूप जो है ले पाएंगे। आगे देखिए, खनन क्षेत्र में उड़ने वाली धूल और कोयले के क्षेत्र में लगने वाली आग से बचाव का पूर्ण प्रबंध होना चाहिए। यानी अब तक जो बात हम कर रहे थे वो खनिज को कैसे बचाया जाए, ये बात हम कर रहे थे, लेकिन ये पॉइंट कुछ अलग ही बात कर रहा है। ये पॉइंट क्या कह रहा है? खनिज को तो बचाना ही है आपको, लेकिन जो व्यक्ति खनन कार्य कर रहे हैं उनका भी आपको बचाव करना है। खनन कर्मी जो कहा जाते हैं, जिनको खनन कर्मी, जैसे हमने वो एक सिंगरौली जो मध्य प्रदेश का क्षेत्र था, वहां एक चिड़िया को अंदर डाला, वो सारे खनन कर्मियों की जान ही तो बचा रही थी। 10 ppm होते ही वो चहचहाने लग जाती थी, अंदर जाके फड़फड़ाने लग जाती थी, कुछ देर बाद उसकी डेथ हो जाती। अंदर मोनोऑक्साइड गैस होती है, उसके कारण उसकी डेथ हो जाती है, तो खनन कर्मी अंदर नहीं जाते थे। तो ऐसे खनन कर्मी जो है उनका बचाव करना चाहिए। जब खोदा जाता है किसी क्षेत्र को तो वहां धूल उड़ती है, उससे उन लोगों को बचाओ। और कोयले के क्षेत्र में जो है उन्हें ऐसे कपड़े दो, क्योंकि कोयला कार्बन है, प्राकृतिक गैस कार्बन है, खनिज तेल जो है आग जल्दी पकड़ते हैं। ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं ऊर्जा वाली, ये फटाफट से आग पकड़ लेती है। अगर आग पकड़ लेती है तो जो अंदर से खनन कार्य कर रहे हैं, जो खोद कर निकाल रहे हैं, उन्हें जो है ऐसे कपड़े दो आप, ऐसे उन्हें कपड़े पहनाओ, ऐसे जूते और ऐसे ग्लव्स उन्हें दो, ऐसा हेलमेट लगाओ उनके चेहरे पे कि कितनी भी आग लग जाए उनको फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन वो तो बम्पर आग होती है, वैसा आप कितना भी प्रयास कर दे, लेकिन उसके लिए सजगता का होना बहुत जरूरी है। खनिजों के बारे में इतना सोच रहे हैं, लेकिन जो खनन कर्मी है उसके बारे में नहीं सोच रहे हैं। इसलिए 6 वाला पॉइंट ये कह रहा है, खनिजों पर सरकार का नियंत्रण होना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात कह दी उन्होंने। जब तक सरकार का नियंत्रण नहीं होगा तब तक खनिज यूं ही वेस्ट होते रहेंगे। खनिजों पर सरकार का नियंत्रण जिस दिन पूरी तरह से हो जाएगा, खनिजों का दोहन जो है वो मितव्ययता के साथ होने लग जाएगा। जितनी खपत होनी चाहिए उससे कई कम देखने को मिलेगी और आने वाली पीढ़ियों के लिए निश्चित रूप से बच जाएंगे। तो किसके अंडर में होना चाहिए खनिज? खनिज जो है सरकार का नियंत्रण होना चाहिए। किसका होना चाहिए? सरकार का। इस खनन के लिए सरकार को स्पष्ट और कठोर नीति बना देनी चाहिए। सरकार को जो है स्पष्ट नीति और कठोर नीति बना देनी चाहिए कि हमसे बिना पूछे कोई भी खनिज नहीं निकालेगा। अगर कोई खनिज निकालता हुआ पाया गया तो उसको उम्र कैद हो जाएगी। ऐसे कठोर नीति मतलब कठोर नियम,
ऐसा मेथड, ऐसा लॉ, ऐसा कानून, ऐसे नियम बना दिए जाए कि व्यक्ति बिना अनुमति के खनिज निकालने से पहले सोचे। तो ये कौन करेगा? सरकार करेगी। कौन करेगी? सरकार। कम मात्रा में उपलब्ध खनिजों के स्थान पर विकल्पों की तलाश की जाए। अगर हमें लग गया कि खनिज खत्म हो रहे हैं तो विकल्प ढूंढे जाए, कुछ नए तरीके ढूंढे जाए। हम समझ गए पेट्रोल महंगा हो रहा है, इसका मतलब पेट्रोल खत्म हो रहा है। क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है। तो क्या चलाई गई है? इलेक्ट्रिक स्कूटी, इलेक्ट्रिक कार, अधिकतर चीजें घर में इलेक्ट्रिक। अधिकतर चीजें क्या? आजकल गैस के सिलेंडर की जगह भी जैसे ही सिलेंडर महंगा हुआ, ब्यूटेन प्रोपेन गैस महंगी हो गई, तो धीरे धीरे इलेक्ट्रिक चूल्हे आने लग गए, इलेक्ट्रिक केटली आने लग गई जिससे चाय बनाई जा सकती है। इलेक्ट्रिक पे बहुत ज्यादा जोर दे रहे हैं क्योंकि विद्युत हम बना सकते हैं, क्योंकि हमने भूतापीय ऊर्जा से सीखा है, हमने तरंगीय ऊर्जा से सीखा है, हमने जवारी ऊर्जा से सीखा है, हमने सूरज देवता से सीखा है, सूर्य देवता से सीखा है। जल्दी चंद्रमा से भी सीख लेंगे। किससे सीख लेंगे? कि नाइट में भी अब ऐसी मशीन बना देंगे, चंद्रमा चमकेगा और उसकी एनर्जी हम ले लेंगे। क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल हो सकता है। जो आज से 1000 साल पहले कोई व्यक्ति था, उसको ये कहते थे, मान लो 200-300 साल पहले भी ये कहते थे कि हम ऐसा समय आएगा कि हम सूर्य की किरणें जो है उनसे लाइट बना देंगे, तो कोई मानता? नहीं मानता। ऐसा समय आएगा समुद्र के अंदर पाइप डालेंगे, टरबाइन घुमाएंगे, लाइट बना देंगे। ऐसा समय आएगा कि पास में टरबाइन लगाएंगे, पानी उछलेगा, वापस आएगा, जब तक हम लाइट बना देंगे। ऐसा समय आएगा कि जो बड़ा पंखा चलेगा और हवा से हम लाइट बना देंगे। तो सारे विश्व के वैज्ञानिक जो है इसी चीज में लगे हुए हैं, है ना। चंद्रयान 3 पहुंचने वाला है, चंद्रयान 3 बहुत जल्द पहुंच जाएगा और बड़ी बड़ी इंफॉर्मेशन हमें देने वाला है। आगे क्या है? खनिज पदार्थों के गुण और मात्रा की जानकारी के लिए इनका सर्वेक्षण किया जाए, यानी कौन सा खनिज पदार्थ ऐसा है जिसमें ऐसे ऐसे गुण हैं और वो कितनी मात्रा में है, इसका पता लगाया जाए। अच्छी क्वालिटी के खनिजों का पता लगाकर वो कितने हैं, उनके भंडार कितने हैं, इस चीज का भी पता हमें लगाना चाहिए। तभी खनिजों का हम क्या कर पाएंगे? मितव्ययता के साथ उपयोग और सही तरीके से दोहन कर पाएंगे। ठीक है ना। आगे देखिए, खनिज भंडारों को उनके निर्माण की सांद्रण प्रक्रिया के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। खनिज भंडार जो होते हैं वो 5 बुनियादी प्रकार के होते हैं। ये चीज शायद आप पहली बार पढ़ रहे हैं कि खनिज जो है उसके बुनियादी प्रकार भी होते हैं। कई खनिज तो ऐसे होते हैं जो चिपके हुए मिलते हैं, यानी किस रूप में मिलते हैं। कई फिसले हुए मिलते हैं, प्लेसर। कई ऐसे होते हैं जो कचरे की तरह मिलते हैं। तो वही चीजें यहाँ बताई गई है कि खनिज या तो हाइड्रोथर्मल की तरह मिलेंगे, या मैग्मेटिक तरीके से मिलेंगे, या तलछटी के रूप में मिलेंगे, या प्लेसर के रूप में मिलेंगे, या अवशिष्ट के रूप में मिलेंगे। ये 5 बुनियादी प्रकार होते हैं। ज्यादा टेंशन नहीं लेना लाडले, सिर्फ याद कर लो इसको। हाइड्रोथर्मल प्रकार बुनियादी प्रकार, मैग्मेटिक बुनियादी प्रकार, तलछटी बुनियादी, प्लेसर बुनियादी, अवशिष्ट बुनियादी। बस ये 5 बुनियादी प्रकार होते हैं। आगे देखिए, खनिजों का महत्व। बहुत महत्व है भाई साहब, बहुत महत्व है। 9 लेक्चर हम पढ़ चुके हैं, इसके 9वां लेक्चर है ये। खनिजों की महत्व गाता ही तो हम गा रहे हैं। क्या और भी कोई कमी रह गई? कमेंट बॉक्स में बता दो। खनिजों के बारे में तो हम भर भर के पढ़ लिए। जो लोग कहते थे खनिज टप होते हैं, उनको अब आप क्या कहेंगे? ये जो मैंने बात की, इसका मुझे रिप्लाई पक्का चाहिए। कि कोई आपसे अगर ये कहे कि खनिज टप होते हैं, ऊर्जा संसाधन पढ़ने में टप होते हैं, तो उसे आप क्या कहेंगे? क्या सोच रहे हो? बताना है ये कि उसे क्या कहेंगे? कुछ भी टप वप नहीं होते भाई साहब। एक बार लंदन शहर पे जाके देख लो कि वास्तव में खनिज होता है क्या, ये समझ जाओगे। क्योंकि रटना और समझना दोनों अलग है। और जिस बच्चे ने सारे 9 लेक्चर ढंग से पढ़ लिए, उसको मैं कह रहा हूँ कि जिंदगी भर खनिज और ऊर्जा संसाधन कभी नहीं भूलने वाला। क्योंकि हमने डिज़ाइन भी इस प्रकार से किया है, इस आपके सामने डिलीवर भी उस प्रकार से किया है। छोटे बच्चे की तरह आपके सामने छोटा बना के लेके आया उनको मैं, कि खनिज छोटे छोटे होते हैं ना, जबकि वास्तव में टप होते हैं। क्या होते हैं? टप होते हैं। मैंने पहले भी डराया, अब क्यों डर रहे हो? अब तो डरना ही नहीं, हम पढ़ चुके हैं, है ना। अब तो छोटी छोटी बातें हैं जो हम देख रहे हैं। तो खनिज का महत्व क्या है? कार, कंप्यूटर, कार में खनिज काम आते हैं क्या?
लोहा काम आता है भाई, लोहा खनिज है यार, क्या बात कर रहे हो आप, है ना। प्लास्टिक काम आ रही, कंप्यूटर काम आ रहा है, कंप्यूटर में खनिज काम आ रहे हैं, उपकरण बनाने में आ रहे हैं, कंक्रीट, सड़कें भाई साहब वो पेट्रोल से डीजल से जो कचरा होता है ना जिसे हम डामर कहते हैं, उसे सड़कें बनती कि नहीं बनती है, घर की छत में काम आता है कि नहीं आता है, ट्रैक्टर में लोहा है, उर्वरक जो खाद बीज होता है उनमें भी यूरेनियम वगैरह, यूरेनियम मत डालते ना गलती से भी, है ना, ये उर्वरक ही रहना दो, यूरेनियम नहीं है, नाभिक की ऊर्जा मत बनाओ इसको। विद्युत पारेषण लाइनें यानी रेलवे की जो लाइनें है, आभूषण यानी गहने बनाने में आदि में खनिजों की आवश्यकता होती है, यानी बिना खनिज हम कुछ भी नहीं है, बिना खनिज हम कुछ भी नहीं है, खनिज होना बहुत जरूरी है। खनिज संसाधन के बिना उद्योग ध्वस्त हो जाएगा और जीवन स्तर गिर जाएगा। लो भाई साहब यहां तक कह दिया इन्होंने कि अगर खनिज नहीं होंगे तो उद्योग जो है पूरी तरह से ध्वस्त, उद्योग चलेंगे ही नहीं, खत्म। और क्या हो जाएगा, जीवन स्तर भी गिर जाएगा। क्या गिर जाएगा, जीवन स्तर। इसलिए खनिजों का होना बहुत जरूरी है। थोड़ा मुस्कुरा लो, लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का। अब नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं हम कल से, नया चैप्टर मस्त वाला चैप्टर पढ़ने वाले हैं ना, बहुत ही शानदार। क्या नाम है उसका, निर्माण उद्योग। क्या नाम है, निर्माण उद्योग। आगे देखिए क्या है इसमें, खनिज पदार्थ। अरे भाई क्या खनिज है ना, इधर से ब्लैक है इधर से चमकीला है, ऐसे लग रहा है कि जैसे कौन सा होता है वो चमकीला सा खनिज, कौन सा था, है ना, जास्पर वास्पर करके कुछ ऐसा था। खनिज पदार्थ जिप्सम, है ना, मैं सोचा यार कौन सा, मुझे याद नहीं आ रहा है, जिप्सम था, कौन सा था, जिप्सम। जिप्सम कुछ चमकीला तो दिखाई दे रहा था, जिप्सम होता है ना। खनिज पदार्थ हमारे लिए महत्वपूर्ण है भाई साहब, इसीलिए तो जीवन ध्वस्त हो जाता है, जिंदगी बर्बाद हो जाती है बिना खनिजों के, है ना। तो महत्वपूर्ण है कि नहीं है, है, क्योंकि आधुनिक औद्योगिक उन्नति का आधार खनिज है। कोई भी देश उद्योगों की वजह से विकसित से विकासशील से विकसित होता है। आज जो भी देश है, जैसे जर्मनी है, वो रुहुर कोयला क्षेत्र है उसके पास, इस वजह से जर्मनी की बल्ले बल्ले है चारों तरफ से। जर्मनी टूटता है, फूटता है, फिर बन जाता है, क्योंकि उसके पास रुहर कोयला क्षेत्र है। तो कोई भी देश उद्योगों से अपनी अर्थव्यवस्था यानी पैसे की व्यवस्था को, अपनी वित्त यानी पैसे की व्यवस्था को मजबूत करता है। इसलिए उद्योगों का होना बहुत जरूरी है। उन्नति यानी किसी देश की तरक्की का आधार है। कारखानों में लगी मशीनें, पानी पर तैरते विशाल जहाज, ऊंची ऊंची इमारतें। क्या कह रहा है, कारखानों में लगी मशीनें जो होती है उसमें खनिज काम आ रहे हैं। पानी पर तैरते विशाल जहाज जो होते हैं उसमें खनिज काम आ रहे हैं। बड़ी बड़ी जो बिल्डिंगें होती है उसमें खनिज, आरसीसी के बगैर क्या 8, 9, 10, 12, 36 मंजिल की बिल्डिंगें बना सकते हैं, नहीं बना सकते। तो जीवन ध्वस्त हुआ कि नहीं हुआ, इसीलिए कहा गया है। मुझे बताओ कि 20-30 मंजिल की बिल्डिंग बना दी, आरसीसी लगा रखी है, बीच बीच में लोहा, लोहा क्या है, खनिज है, खनिज को बीच में से निकाला, जीवन ध्वस्त। जीवन क्या, ध्वस्त, इसीलिए जीवन ध्वस्त हो जाता है। ऊंची इमारतें विभिन्न प्रकार की धातुओं से बनी वस्तुएं खनिज पदार्थ की ही देन है। सब कुछ खनिज का है, मैं तो कहता हूँ सब कुछ खनिज का ही है ना, ठीक है ना। रोटी कपड़ा मकान को हम याद ही नहीं कर रहे हैं अभी, सब कुछ खनिज। जिस टॉपिक को पढ़ रहे हो सब कुछ उसी का है ना। तेरा तुझको अर्पण खनिज क्या जाता मेरा, है ना। देश की औद्योगिक विकास का आधार है खनिज, यानी किसी भी देश का औद्योगिक विकास किससे होता है, खनिज से। और खनिज से ही तो उद्योग चलते हैं, इसमें तो कोई बड़ी बात ही नहीं है। बिना खनिज के कोई उद्योग चलेगा क्या, नहीं चलेगा। खनिज को चलाता कौन है, उद्योग ही चलाता है। बिना खनिज के कोई भी उद्योग नहीं चलेगा। आगे देखिए, भारत में लगभग 95 खनिज का उत्पादन करता है। भारत में 95 खनिज है भाई साहब, कितने हैं, जिसमें ईंधन है, धातु है, गैर धातु वाले हैं, परमाणु वाले हैं, लघु खनिज है, बड़े बड़े खनिज है, भवन और अन्य सामग्री सहित शामिल है। छोटे बड़े टिंगणु मिंगणु इंगणी मिंगणी टिंगणी टू टर्रक मर्रक सारे खनिज आ जाते हैं। कौन आ जाते हैं, सारे खनिज मिला के भारत में कितने हैं, 95। कितने हैं, छोटे मोटे सब मिला के 95 है। लगभग 20-30 तो अपन बड़े बड़े ही पढ़ चुके हैं। इसका मतलब खनिज को हमने पढ़ डाला पूरा, इंडिया में इसके अलावा कुछ भी नहीं है अब, ठीक है ना। आग्नेय चट्टानें आग से बनती है, जिसे इग्नियस भी कहा जाता है, और इनसे जो कचरे से बनती है, इनके अवसाद से जो बनती है, आग्नेय चट्टान के कचरे से जो बनती है, किससे बनती है, आग्नेय चट्टानों के जो कचरे से बनती है, और कचरा कहलाता है अवसाद, और वो होती है अवसादी चट्टानें। और अवसादी और आग्नेय के टकराने से काया पलट हो जाती है, तब बनती है कायांतरित। क्या बनती है, कायांतरित चट्टानें। तो ये अवसादी सेंटीमेटर्स और आग्नेय इग्नियस, ये आग्नेय कैसे बनती है, ये वो मैग्मा और लावा है
जो ठंडा होकर बनी है। ये 3 चट्टानें हैं और आग्नेय चट्टानें और खनिज पिघली हुई चट्टानों से जल जाते हैं, जिन्हें पृथ्वी की पगड़ी के नीचे मैग्मा कहा जाता है। जमीन के ऊपर बहने को लावा कहा जाता है। भाई साहब ये तो हम पढ़ ही चुके हैं। लावा क्या होता है और मैग्मा क्या होता है? पृथ्वी के बाहर जब आ जाता है और ठंडा हो जाता है तब लावा है, और जब बाहर गरम गरम निकला है उस समय मैग्मा है, और इसको हम ज्वालामुखी कहते हैं। और अभी अभी कुछ देर पहले पिछले लेक्चर में ज्वालामुखी को हमने पढ़ा है, भूतापीय ऊर्जा बनती है। इससे क्या बनती है? भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा पक्का याद रह जाएगा। भूतापीय ऊर्जा किससे बनती है? किससे बनती है बताओ? ज्वालामुखी से। किससे बनती है? ज्वालामुखी से। और ज्वालामुखी से क्या बनता है? आग्नेय चट्टानें बनती है। फिर क्या बनती है उससे? अवसादी। फिर क्या बनती है? कायांतरित, जिसका दूसरा नाम रूपांतरित भी है। अवसादी को सेंटीमीटर्स कहते हैं, आग्नेय को इग्नियस कहते हैं। अब इतनी इंग्लिश पढ़ के क्या करोगे? अपने तो भूगोल अच्छे से पढ़ना है, 100 में से 100 लाना है, बस चाहे कुछ भी हो जाए ना। मुझे इस बार आपको खुशी देनी है। आगे देखिए, नीचे प्रस्तुत ये चट्टानें और उनके खनिज घटक उन प्रक्रियाओं का परिणाम है जिनसे पृथ्वी और अन्य चट्टानी घरों का निर्माण हुआ। यानी जो चट्टानें हैं वही खनिजों को डेवलप करती हैं, उन्हीं से सब कुछ है। सारा खेल किसका है? किसी भी बेटे को ऊंचाइयों के शिखर तक पहुंचाने का जो जिम्मेदारी होता है और उसके पीछे जो समर्पण और तप होता है वो माता पिता होते हैं। वैसे ही कोई भी खनिज कैसे खनिज बना, उसके पीछे जो मेहनत होती है वो चट्टानें माता पिता हैं। आग्नेय, अवसादी, कायांतरित, जिसके धारवाड़, जिसके आर्कियन, जिसके कुड़पा, जिसका विंध्याचल, कई रूप देखने को मिलते हैं। उन चट्टानों की बात करते हैं। कई चट्टानी घरों का निर्माण हुआ है। तो ये था भाई साहब बहुत बड़ा चैप्टर, अब जाके खत्म हुआ है। आप कर रहे थे इंतजार कि क्या आज वाला लेक्चर फाइनल होगा। आज वाला लेक्चर फाइनल है। अगला चैप्टर हमारा निर्माण से संबंधित है। हम उद्योगों की बात करेंगे और वो इससे ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, समझ रहे हो? वो इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि उसमें राउरकेला क्षेत्रों को पढ़ेंगे, उसमें भिलाई के क्षेत्रों को पढ़ेंगे, उसमें लोहे से जो कारखाने बने हैं उससे संबंधित, यानी जितना भी हमने खनिज निकाला है, जितना भी हमने ऊर्जा निकाली है, वो कहाँ कहाँ काम में लेंगे, उससे क्या बनाएंगे हम, वो कहलाता है निर्माण उद्योग। तो उद्योगों में सारी चीजें ये लौट के आने वाली है। ये क्या ये पीछा नहीं छोड़ेगा? छोड़ देगा। इतना डिफिकल्ट नहीं है। अगला चैप्टर बहुत आसान है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ, अगले चैप्टर में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।